नमस्ते, गिरीश इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सर्ज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ओके, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज सर्ज, सर्ज क्या होता है, रीज़न फॉर द सर्ज, सर्ज के कारण क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ सर्ज ऑन कंप्रेसर, कंप्रेसर के ऊपर सर्ज का क्या परिणाम होता है और सर्ज को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे सर्ज को समझने के लिए। मान लो एक ढलान है, ऐसे ऊपर कोई रास्ता जा रहा है और वहाँ पे एक जो है गाड़ी जा रही है। ओके, डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। तब जब तक इंजन पावर मेंटेन है, इंजन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, तब तक गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन अगर इंजन की पावर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, गाड़ी जो ऊपर जानी चाहिए ना, वो ऊपर ना जाते हुए नीचे भी आ सकती है अगर इंजन सही तरीके से ताकत नहीं लगा पा रहा है, या गाड़ी यहाँ पे रुक सकती है विपरीत दिशा में। देखो यहाँ पे व्हील का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। तो ऐसे कुछ सर्ज के केस में होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में नॉर्मल कंप्रेसर जो है इसका वर्किंग यहाँ पे बताया है। मान लो कि ये कंप्रेसर है, ये सक्शन है और ये डिस्चार्ज है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा, कंप्रेस होगा और यहाँ से डिस्चार्ज होगा। दिस इज द नॉर्मल ऑपरेशन। इस तरीके से कंप्रेसर ने काम करना चाहिए। लेकिन सर्ज क्या होता है, सर्ज के केस में उल्टा हो जाता है। जब कंप्रेसर की पावर कम हो जाती है तो जो डिस्चार्ज की गैस है वो यहाँ से होते हुए, इस तरीके से होते हुए ये सक्शन साइड में चली आती है, और रेफ्रिजरेंट जो है डिस्चार्ज से सक्शन साइड में जब जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, सर्जिंग कहेंगे। ठीक है, अब इसका जो मैकेनिज़्म है इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा होता है और किसके वजह से ऐसा सर्जिंग वगैरह होता है। फिर हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं इसको भी देखेंगे, और इसका क्या इफेक्ट होता है इसको भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो सर्ज मैकेनिज़्म को पहले समझना होगा। तो सर्ज मैकेनिज़्म को समझने से पहले कंप्रेसर का वर्किंग हम देख लेंगे यहाँ पे किस तरीके से कंप्रेसर काम करता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, ये सक्शन इनलेट हो गया। यहाँ पे जो अंदर है एम्पेलर कहते हैं, जो ये पहिया दिख रहा है आपको, ये एम्पेलर है। एक केसिंग है, उसको वॉल्यूट केसिंग भी कह सकते हैं। एक स्पेशल शेप होता है उसका। इनिशियली ये जो है साइज़ में कम होता है, बाद में इसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है और यहाँ से इसका डिस्चार्ज जो है यहाँ से होता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जो है सक्शन से यहाँ से एंटर करता है। एंटर करने के बाद में जब ये रेफ्रिजरेंट इस एम्पेलर में आता है ना, बीच में यहाँ से, तो एम्पेलर क्या करते हैं, इसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स काइनेटिक एनर्जी, ओके, जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको शायद गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये एनर्जी देता है रेफ्रिजरेंट को। ओके, और रेफ्रिजरेंट जो है ये एकदम हाई वेलोसिटी से केसिंग में आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, रेफ्रिजरेंट आएगा और उसको काइनेटिक एनर्जी जो है एम्पेलर द्वारा दी जाएगी, जिसकी वजह से हाई स्पीड में रेफ्रिजरेंट यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इस केसिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो केसिंग है ये काफ़ी, यहाँ पे जो एरिया होता है यहाँ पे छोटा होता है, आगे जाके बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ते जाता है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे ये रेफ्रिजरेंट स्लो डाउन हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है और हाई प्रेशर से रेफ्रिजरेंट जो है डिस्चार्ज से बाहर निकलता है। इस तरीके से कुछ जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स जो है काम करते हैं। अब ये जो प्रेशर बिल्डअप होता है, यहाँ पे हमने देखा कि दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। एक मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का जो मास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है ये जो एम्पेलर जो है ये जो एनर्जी देता है। ओके, तो इसका आरपीएम हम कह सकते हैं एम्पेलर का, रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका स्पीड कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी ना। तो ये दो चीज़ें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। एक तो मास होना चाहिए, मतलब रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी होना चाहिए, और क्वांटिटी के साथ में इसका स्पीड भी होना चाहिए, आरपीएम भी होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो है अच्छा प्रेशर बन सकता है। अगर मास में कुछ चेंजेस हो जाते हैं या आरपीएम या स्पीड में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो जितना प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, ये प्रेशर डाउन भी हो सकता है। तो टोटली जो प्रेशर बिल्डअप होना है दैट डिपेंड्स अपॉन द आरपीएम एंड क्वांटिटी ऑफ गैस या मास ऑफ द गैस, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। मान लो कि कंप्रेसर है और इनलेट में जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है दैट इज़ 100 CFM। 100 CFM इतना रेफ्रिजरेंट सक्शन से आ रहा है। फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी जा रही है रेफ्रिजरेंट को, जो एम्पेलर रोटेट हो रहा है 100 RPM में, रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके,
1 मिनट में 100 चक्कर काट रहा है, समझो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो जब 100 CFM का रेफरेंट आता है और 100 RPM में चलता है तो मान लो कि 100 PSIG प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। ओके, सब एक जैसे नंबर हैं यहाँ पे, समझने के लिए आसानी हो इसके लिए एक जैसे नंबर मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेफरेंट की क्वांटिटी और इसका जो एम्पलर का स्पीड है, इसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो गया। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते या फिर हम RPM में कुछ चेंजेस करते तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्चार्ज में भी क्या होगा, चेंज होगा ही होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या कर दिया, CFM को कम कर दिया। समझो किसी तरीके से हमने रेफरेंट का इनलेट जो है उसका CFM क्वांटिटी ऑफ रेफरेंट को कम कर दिया और RPM को भी घटा दिया। ओके, RPM भी घट गया, क्वांटिटी ऑफ रेफरेंट भी घट गया। तो यहाँ पे अब देखो डिस्चार्ज प्रेशर भी 80 हो गया, इक्वल हो गया। तो हम ऐसा इससे कह सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंप्रेसर का जो प्रेशर बिल्डअप होना है दैट डिपेंड्स अपॉन, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सक्शन में जो रेफ्रिजरेंट आता है, क्वांटिटी ऑफ रेफरेंट होता है, और एम्पिलर जो काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है रेफरेंट को, उसके ऊपर डिस्चार्ज प्रेशर डिपेंड करता है। और एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हमने इसको घटा दिया, क्वांटिटी ऑफ रेफरेंट को घटा दिया, 80 CFM रखा, एम्पिलर का RPM सेम रखा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे, तो एम्पिलर जो है सेम स्पीड से घूम रहा है, फिर भी आउटपुट यहाँ पे कम मिल रहा है। पहले 100 मिल रहा था ना, वो 90 मिल रहा है। क्यों 90 मिल रहा है, क्योंकि जो है क्वांटिटी हमने यहाँ पे रेफरेंट की कम कर दी, तो जिसकी वजह से भी डिस्चार्ज प्रेशर कम हो सकता है। या फिर ये जो है यहाँ पे 100 CFM है ना, 100 CFM यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, RPM हमने क्या कर दिया, घटा दिया, 80 कर दिया, तभी भी क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है डिस्चार्ज प्रेशर कम हो गया। अब डिस्चार्ज प्रेशर जब कम होता है तो उससे असर क्या होता है, समझो एम्पिलर पंप कर रहा है, यहाँ पे प्रीवियसली हमने 100 PSIG पंप किया हुआ है रेफ्रिजरेंट, ओके, और बाद में आप 80 PSIG पंप कर रहे हो। पहले का प्रेशर कितना है, 100 है, और बाद में अगर आप 80 कर रहे हो तो वो जाएगा नहीं ना रेफरेंट, वो रिवर्स में आएगा, क्योंकि डिस्चार्ज साइड का प्रेशर ज़्यादा है। क्योंकि जब हमने देखा स्टार्टिंग में कि सर्ज क्या होता है, सर्ज के केस में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो है डिस्चार्ज साइड से सक्शन साइड में आता है। डिस्चार्ज साइड से सक्शन साइड में रेफरेंट क्यों होगा, कब आएगा, जब डिस्चार्ज का प्रेशर हाई होगा और ये जो एम्पलर जो पंप कर रहा है उसका प्रेशर अगर कम होगा तो रेफरेंट रिवर्स डायरेक्शन में आ सकता है। ओके, तो इसके लिए ये जो यहाँ से जो डिस्चार्ज होगा उसका प्रेशर ऑलवेज, यहाँ का जो डिस्चार्ज साइड का जो प्रेशर है इससे यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके रेफरेंट आगे बढ़ेगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर 100 PSIG है तो जो एम्पिलर इसको पंप करेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप होगा वो 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 110 PSIG होना चाहिए। ओके, तब जाके रेफरेंट आगे बढ़ेगा। अगर डिस्चार्ज का प्रेशर किसी तरीके से हाई हो जाता है और यहाँ पे अगर हम पंप नहीं कर पा रहे तो ये जो क्या होगा, जो भी रेफरेंट जा रहा है वो वापस आ जाएगा और उसकी वजह से सर्जिंग होगी। तो सर्जिंग कब होती है, जब डिस्चार्ज साइड का प्रेशर हाई हो जाता है और इम्पिलर प्रेशर नहीं बना पाता, तो उस वक्त में रेफरेंट उल्टी डायरेक्शन में आता है और उसी को हम सर्ज कहते हैं। आई होप आपको सर्ज मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि जब भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है या रेफरेंट का फ्लो कम हो जाता है तो उस केस में रेफरेंट जो है उसका प्रेशर नहीं बन पाता, और प्रेशर नहीं पाने की वजह से रेफरेंट आगे नहीं जाता, तो उल्टी दिशा में आता है, उसी को हम सर्ज कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमने समझ लिया सर्ज क्या होता है, आगे जाके देखेंगे सर्ज जो है इसके कारण क्या हो सकते हैं, रीजंस फॉर द कंप्रेसर सर्ज। सक्शन जो है उसमें अगर ब्लॉकेज आ गया, इनलेट फिल्टर में अगर ब्लॉकेज आ गया, या फिर इनलेट में कोई वॉल लगा हुआ है, डिफ्यूज़र लगा हुआ है, उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम है तो जो क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट है वो कम हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट कम होगा तो ऑब्वियसली जितना प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। जैसे मैंने बताया इम्पेलर तो सेम स्पीड में चल रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट कम हो गया तो यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप होना है वो प्रेशर कम बिल्डअप होगा, और पहले जो हमने पंप किया था वो ज़्यादा बिल्डअप किया था ना प्रेशर, तो अभी 90 PSIG यहाँ पे 100 PSIG, तो रेफरेंट जा नहीं पाएगा, तो उल्टा आएगा और सर्जिंग का वो कारण बनेगा। और क्या कारण हो सकता है सर्जिंग के लिए, हाई डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज कंडेंसर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पुअर कंडेंसेशन है, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर है, इनएफिशिएंट कंडेंसर है, कंडेंसर ठीक तरीके से हीट को निकाल नहीं पा रहा है, उस केस में कंडेंसर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने से कंडेंसर का रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी हाई हो जाता है, और जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर यहाँ पे जो प्रेशर होता है इससे अगर हाई होगा, ओके, कंडेंसर साइड का प्रेशर अगर हाई हो गया, यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उससे, तो फिर रेफ्रिजरेंट को रिवर्स डायरेक्शन में आना है और वो एक कारण हो सकता है कंप्रेसर सर्जिंग का। और क्या रीज़न है, डैमेज कंप्रेसर डैमेज हो गया, ठीक तरीके से गैस को पंप नहीं कर पा रहा है, जैसे बेरिंग फेल हो गई या फिर डिफ्यूज़र में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जितना ये एम्पेलर जितनी काइनेटिक एनर्जी उसने देनी चाहिए उतनी काइनेटिक एनर्जी देता नहीं है,
और इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं देने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होता, और जिसकी वजह से रेफरेंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में आ सकता है या फिर सर्जिंग हो सकती है। आगे जाके देखेंगे इफेक्ट ऑफ सर्जिंग। सर्जिंग का जो है इफेक्ट क्या होता है कंप्रेसर के ऊपर, रिड्यूस कंप्रेसर एफिशिएंसी। ऑब्वियसली कंप्रेसर का काम क्या होता है, सक्शन से रेफरेंट को लेना और उसको डिस्चार्ज साइड में भेजना। अगर ये सर्जिंग होती है तो उल्टा हो जाता है, डिस्चार्ज से रेफरेंट आता है और सक्शन साइड में चला जाता है, तो इफिशिएंसी यहाँ पे कंप्रेसर की घटनी है, सिस्टम की इफिशिएंसी घटनी है। ओके, तो इसके लिए ये जो है कंप्रेसर की इफिशिएंसी को घटा देता है। देन इंक्रीज वियर एंड टेयर। वियर एंड टेयर कैसे बढ़ता है, जैसे मैंने बताया कि सर्जिंग के केस में डिस्चार्ज साइड से रेफरेंट आता है और वो सक्शन साइड में चला जाता है। ये नॉर्मल केस नहीं है, इसके लिए कंप्रेसर डिज़ाइन नहीं है। तो जब डिस्चार्ज साइड से जब सक्शन साइड में रेफरेंट आना शुरू हो जाता है तो एम्पेलर के एक साइड में एक्सेसिव प्रेशर आ जाता है और एक साइड में कम दबाव क्रिएट होता है। एक साइड में ज़्यादा दबाव है, एक साइड में कम दबाव है, जिसके लिए ये डिज़ाइन नहीं है। तो अनइवन स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं एम्पेलर, और इसकी जो थ्रस्ट बेयरिंग होती है यहाँ पे बेयरिंग्स होती है, उसको हम थ्रस्ट बेयरिंग कहते हैं। उस थ्रस्ट बेयरिंग के ऊपर उसका लोड आ जाता है, जिससे कि थ्रस्ट बेयरिंग डैमेज हो सकती है, एम्पेलर डैमेज हो सकता है। ओके, तो इसके लिए इंक्रीज वियर एंड टियर यहाँ पे बताया गया है। कंप्रेसर की घिसावट ज़्यादा होती है, जिससे कि कंप्रेसर की लाइफ के ऊपर असर हो जाता है। नॉइज एंड वाइब्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो उसका फ्लो ऐसे होना चाहिए ना, एम्पेलर के थ्रू डिस्चार्ज में जाना चाहिए, लेकिन जब उल्टा फ्लो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है मशीन उसके लिए डिज़ाइन नहीं है, तो वाइब्रेट करेगी मशीन। ओके, और उस वाइब्रेशन से एक शोर भी वहाँ पे क्रिएट होगा, और इस वाइब्रेशन की वजह से मशीन का नुकसान हो सकता है, और उससे जो शोर होती है इससे ऑपरेटर को भी परेशानी हो सकती है। ओके, और वाइब्रेशन की वजह से मशीन के जो बाकी पार्ट्स है उसके ऊपर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट होते हैं सर्जिंग के कंप्रेसर के ऊपर। अब देखेंगे इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सिंपल मैंने यहाँ पे तरीका बताया सर्ज को कंट्रोल करने के लिए। अगर सर्जिंग क्या होता है, सर्जिंग में डिस्चार्ज साइड से रेफरेंट आता है, वो एम्पेलर में जाता है और एम्पेलर से वो उल्टा सक्शन साइड में आता है, जिससे कि जैसे मैंने बताया कि एम्पेलर के ऊपर बुरा असर होता है, वाइब्रेशन होता है, नॉइस प्रोड्यूस होती है, थ्रस्ट बेयरिंग खराब होती है, एम्पेलर खराब होता है। तो अगर हमने एक दूसरा यहाँ पे रास्ता बना के दिया जिसमें से अगर हम रेफरेंट को पास करते हैं तो रेफरेंट यहाँ से कम पास होगा। ठीक है, तो हम एक लाइन बना सकते हैं फ्रॉम डिस्चार्ज टू द सक्शन, इसके बीच में एक वॉल लगा सकते हैं, और जब भी कंप्रेसर सर्जिंग की सीमाओं को क्रॉस कर लेते हैं, एक सर्ज का चार्ट होता है उसको अगर क्रॉस कर लेता है तो उस केस में हम इस वॉल को ओपन कर सकते हैं, ताकि जो एक्सेसिव प्रेशर है डिस्चार्ज साइड का और जो इनलेट का यहाँ का जो प्रेशर उसको कम हो गया उसको हम इक्वल कर सके, ताकि रेफ्रिजरेंट का जो बहाव है यहाँ से रुकेगा। तो रेफ्रिजरेंट को अगर हम यहाँ से फ्लो कराते हैं, एक जो सेपरेट लाइन दी यहाँ से फ्लो कराते तो यहाँ का प्रेशर बढ़ने में मदद होगी, इनलेट जो रेफ्रिजरेंट है उसकी क्वांटिटी बढ़ने में मदद होगी, यहाँ पर प्रेशर बढ़ने में मदद होगी, और जिससे कि ये जो यहाँ से जो बहाव हो रहा है थ्रू द एम्पेलर, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्ज को कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज सर्ज, सर्ज क्या होता है, व्हाट आर द रीज़न फॉर कंप्रेसर सर्ज, कंप्रेसर सर्ज होने के कारण क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सर्ज ऑन कंप्रेसर, सर्ज का कंप्रेसर के ऊपर क्या असर होता है। थैंक यू वेरी मच।